हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका लीगल फ्रेंड इरमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंसर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पुलिस आए, आपको घर से उठाए, बुलाए और थाने लेके चली जाए, अगले सुबह कोर्ट में पेश कराए? अगर कभी ऐसा हुआ है तो आप अपने राइट्स के बारे में जानिए कि आपको साथ ऐसा पुलिस क्यों कर रही है। आप पुलिस से पूछने के हकदार हैं पूरे पूरे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस आपके घर आती है और आपको थाने ले आने या कोर्ट में पेश करने के लिए बोलती है, तो सबसे पहले आप उससे उसके वारंट के बारे में पूछ सकते हैं। क्या उनके पास वारंट है आपके घर आने का या आपके घर को सर्च करने का? तो बोल रही है, तो क्या सर्चिंग वारंट उसके पास, पुलिस के पास है? ये सब आपको बातें ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि पुलिस से कैसे निपटा जाए। क्योंकि पुलिस आने के बाद अक्सर लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं कि क्या करें, हम क्या करें, पुलिस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप बस केवल ये पूछिए कि आप किस वारंट में, किस सिलसिले से हमारे पास आए हैं, हमारे घर की छानबीन क्यों करनी है। अगर घर की छानबीन करनी है, हमें ले जाना है, तो क्या आपके पास वारंट है? वारंट कौन इशू करता है मैं आपको बताऊं। वारंट मजिस्ट्रेट इशू करता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज इशू करते हैं वारंट को। और वारंट किस केस में इशू किया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं समझेंगे कि पुलिस के अगर आपको उठा के लेके गई है तो क्यों लेके गई है। ये मामला ऐसा सीधा नहीं होता है कि पुलिस आए और उठा के लेके जाए। मामला कुछ पेचीदा मामला होता है, और कुछ पेचीदा मामला जो होते हैं वो अभी से शुरू नहीं होते, उनकी कहानी बहुत पहले से चल रही होती है, जो आज जाके आपकी तरफ ये रूप लिया होता है। तो इस कहानी के हिसाब से मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी निकाल रहा है या दुश्मनी है उसकी आपसे, वो एफआईआर लिखवाने थाने गया, नहीं सुनी उसकी, नहीं एफआईआर लिखवाई, क्योंकि क्या पता कुछ झूठे तथ्यों पर आधारित वो एफआईआर आपके खिलाफ लिखवा रहा था, जो एफआईआर उनकी नहीं लिखी गई। अब उसके बाद ऑप्शन होता है कोर्ट में जाने का। कोर्ट से 156(3) की सीआरपी सेक्शन 156(3) की तहत वो एफआईआर नोट करवाता है। सबसे पहले जब 56(3) आप लोगों को पता ही होगी क्या होती है, और नहीं पता है तो ब्रीफ में मैं बता देता हूँ 56(3) क्या होती है। अगर कोई पुलिस आपके किसी थाने में एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है, तो ये आपका राइट होता है कि आप उसको लेके कोर्ट जाएं और कोर्ट में 156(3) फाइल कीजिए, जिसके दौरान आपका कुछ प्रोसीडिंग्स पूरी की जाएंगी। उसके बाद आपकी एफआईआर के ऑर्डर मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट हर 156(3) में एफआईआर के आदेश करे, कुछ को खारिज भी कर देती है। अगर चलिए यहाँ अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अगर आपके साथ वो व्यक्ति दुश्मनी निकाल रहा है, उसने सारी प्रोसीडिंग अपनी पूरी कर चुका है, कोर्ट में जाके आपके खिलाफ सब चीज़ तैयार कर दी है, अब कोर्ट आपको सुनना चाहती है, वो आपको बुलाती है। अब कोर्ट जब आपको बुलाएगी तो आपको समझना है कि आपके पास क्या क्या राइट है और कैसे कैसे वो आपको बुलाएगी। सबसे पहली बात, वो सम्मन इशू करती है। कोर्ट कभी भी वारंट इशू नहीं करती है, एकदम वारंट किसी के इशू नहीं होते हैं। वो उनके विवेक में होता है कि वो वारंट इशू करना चाहे, बहुत गंभीर मामले मुद्दे हों तो वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वो सम्मन इशू करते हैं आपको, यानी व्यक्ति को, यानी अभियुक्त को, प्रतिवादी को। इस तरीके से आप समझिए, जब वो सम्मन इशू करते हैं तो सम्मन में उसमें बताया जाता है कि कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग क्या चल रही, किस कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, और किस मामले में आपका मामला है, क्या किस मामले में आपको बुलाया जा रहा है। जब सम्मन इशू कराया जाता है, वो व्यक्ति को इशू कराया जाता है या डाक द्वारा आपके पास पहुंचेगा, वो सम्मन में के तौर से पहुंचेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, व्यक्ति जब देखता है अरे कोर्ट से कोई मामला आया, कचहरी से जुड़ा मामला है, तो हम डाक भी उसकी रिसीव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में डर होता है एक डाक रिसीव करने का, क्योंकि वो कचहरी से मामला आता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसको रिसीव करके उसके बारे में जानना चाहिए कि हमें किस प्रोसीडिंग में बुलाया जा रहा है, क्या बात क्या है जो हमें बुलाया जा रहा है। आप वहां पेश होइए, पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी पेश नहीं होंगे, आगे जाने वाले मामले जब गंभीर हो जाएंगे तब भी आपको पेश होना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि सम्मन जब इशू होते हैं कोर्ट के द्वारा, तो वो आपको पहुंचते हैं, लेकिन उसमें सब चीज मेंशन होती है, किस मजिस्ट्रेट द्वारा ये दिया गया है, किसके ऑर्डर से आया है, कौन से केस में कार्रवाई चल रही, किस कोर्ट में आपको हाजिर होना है, उसकी नेक्स्ट डेट आपकी प्रोसीडिंग की क्या है, ये सब सम्मन में मेंशन होता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि पुलिस उठा के ले जाती है, अब वो चीज होती है वारंट में। जब कई सम्मनों द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन इशू किए गए हैं, उसमें आप पेश नहीं हो रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट आपके खिलाफ वारंट इशू कर देती है। अब वारंट क्या होता है? सम्मन और वारंट में, दोनों में डिफरेंस है। काफी लोगों को समझ में नहीं आता है कि सम्मन क्या होते हैं, वारंट क्या होता है। दोनों में डिफरेंस है, मैं अभी डिफरेंस भी क्लियर कर दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वारंट इशू कब करती है। अब जब आप कई सम्मन के बाद भी कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं, तो कोर्ट मजबूरन आपके खिलाफ वारंट इशू करती है, और वारंट इशू करती है पुलिस को। आपको नहीं मिलेगा वारंट, वारंट मिलेगा पुलिस को, और फिर पुलिस आपके घर आएगी उठाने के लिए, जो कि आपको कोर्ट में पेश करेगी। अब आपको यह समझ में आया कि शुरुआत कहां से हुई थी। शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन आपके पास यहां तक वारंट के रूप में पहुंची थी, जो आपको उठा के लेके गई। वारंट इशू हमेशा पुलिस को किए जाते हैं। अब आप दोनों में डिफरेंस समझिए।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है सम्मन और वारंट में? सम्मन हमेशा इशू किए जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष को जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो या बात चल रहा हो, उसको किसी भी तरीके से पेश होने के लिए इशू किए जाते हैं सम्मन। अब वारंट क्यों इशू किए थे? वारंट किए जाते हैं पुलिस वालों को इशू, किसी भी व्यक्ति को या अभियुक्त को पेश नहीं किए जाए, वो किए जाएंगे पुलिस को इशू किए जाते हैं वारंट न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। दूसरा डिफरेंस ये होता है वारंट और सम्मन में। सम्मन जो होते हैं व्यक्ति विशेष को पेश होने के लिए इशू किए जाते हैं, किसी कोर्ट में पेश कराना है तो आपको वो सम्मन इशू किए जाएंगे, या कोई दस्तावेज आपके मांगने हैं तो सम्मन इशू किए जाएंगे। वारंट इशू पुलिस को किए जाते हैं कि पुलिस आपको घर से जाए, उठा के लेके आए और कोर्ट में पेश करे। ये वारंट इशू कोर्ट के द्वारा पुलिस को किए जाते हैं। अब तीसरा क्या इसमें डिफरेंस है ये भी आपको बता देते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है जो सम्मन इशू होते हैं वो व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, ना कि पुलिस को, और वारंट जो होते हैं वो पुलिस को इशू होते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष को। अब चौथा इसमें डिफरेंस होता है ये कि सम्मन का पालन करने का जो भी इसके राइट्स होते हैं और जो कर्तव्य है वो आपका है, प्रतिवादी का है, अभियुक्त का है। सम्मन को उसको फॉलो करने का, सम्मन को जो इशू करे गए हैं वो प्रतिवादी को इशू करे गए हैं और वो उसको कंप्लीट करे, उसके प्रोसीडिंग कंप्लीट करे। ये उसका व्यक्तिगत कर्तव्य हो जाता है सम्मन मिलने के बाद। वारंट क्या होता है? वारंट पुलिस को इशू करे जाते हैं और पुलिस के द्वारा ही काम कराया जाता है, वो वारंट इशू होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं कि सम्मन और वारंट के बारे में आप जानना चाहें तो कहां मिलेगा। सम्मन सीआरपी सेक्शन 61 से लेकर 69 तक दिया गया है, इसमें सम्मन के बारे में बताया गया है। और अगर आप वारंट के बारे में देखेंगे तो सीआरपीसी सेक्शन 70 में वारंट के बारे में बताया गया कि वारंट कब इशू होता है, कौन इशू करता है, वो सब वारंट की प्रक्रिया इसमें लिखी होती है। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि पुलिस अगर कभी भी आपके घर आए तो आपके पास पूछने के कई सवाल होते हैं, वो पुलिस से पूछिए। बिना अनुमति के अगर पुलिस आपके घर में आई है और दबंगई से आपको अगर ले आने की कोशिश कर रही है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है पुलिस, और आप पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उसके पास वारंट इशू नहीं होता है मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, तब तक वो ना आपको अरेस्ट कर सकती, ना ही आपकी छानबीन कर सकती घर की, और ना ही घर को जब्त कर सकती है। वारंट इशू करने के बाद ही वो इन सब क्रियाओं को पालन कर सकती है, क्योंकि वारंट इशू करने के बाद उसको राइट मिलता है मजिस्ट्रेट से, क्योंकि मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देता है आपके खिलाफ कि आप जाइए, इनके घर को सर्च कीजिए। अगर वो वारंट आपको पकड़ने के लिए है तो वो आपको पकड़ के ले जाएगी, और अगर आपके घर को सील करने के लिए, किसी जगह को सील करने के लिए वारंट इशू करे गए हैं तो वो उस जगह को सील करेगी। ये वारंट इशू करे जाते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसमें मजिस्ट्रेट के खुद के हस्ताक्षर होते हैं और वो कोर्ट द्वारा इशू करे जाते हैं। ऐसे ही और लॉज को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस। थैंक यू।